अब यहाँ हम आपको पिछले वाले वीडियो में जो आपका हमारा दूसरा भाग था वीडियो का वर्णमाला का, उसमें आपने देखा था कि हमने बताया था कि व्यंजन दो आधारों पर बांटे जाते हैं। पहला आधार होता है उच्चारण का आधार और दूसरा आधार होता है उसका परस्पर मेल का आधार। उच्चारण के आधार पे हमने कहा था कि व्यंजन को 3 भागों में बांटते हैं। अब आज हम उन्हीं व्यंजनों को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। क्या कहा था हमने कि उच्चारण के आधार पे अगर हम व्यंजनों को बांट रहे हैं तो उच्चारण के आधार पे व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमने कहा था कि पहला भाग क्या है, स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। अब क्या है स्पर्श व्यंजन, देखते हैं। कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण, ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन यानी जिन वर्णों का क्या करते समय, उच्चारण करते समय, ठीक है। क्या हो सकता है करते समय? वायु कहाँ से निकलती है? वायु कंठ से निकलकर, देखिए आवाज आपकी कहाँ से आई? कंठ से ही, कंठ से निकलकर, लेकिन कंठ से निकलकर और क्या करती है? मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक। अब बात समझ में आपको आ रही है? कह रहा है कंठ से आवाज निकली, उसके साथ हवा निकली, वायु निकला, और निकल करके मुंह के अलग अलग भागों को छू करके, स्पर्श करके वह बाहर निकलती है। और जैसे अलग अलग भागों को छुएगी उसी तरह से उसके उच्चारण में अंतर आ जाएगा। और उसी को, इसलिए चूंकि वो छू के निकलते से उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतर किसको स्पर्श करने से कैसा आता है वह हम देखते हैं। तो हमारे पास जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? टोटल संख्या है 25, यानी 25। ध्यान दीजिएगा, कुल कितनी संख्या है? 25। ठीक है। अब 25 संख्या कैसे है, इसको बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ हमने एक वर्ग लिख दिया है, किस वर्ग से संबंधित है। यहाँ पूरा व्यंजन आपको दिया जाएगा और वह व्यंजन, ठीक है, कहाँ से, ठीक है, निकलता है। ठीक, या उसको नाम क्या देते हैं, क्योंकि कहाँ से निकलता है पहले वो जान लेते हैं। उच्चारण स्थान जानेंगे पहले, और इसी स्थान के नाते इसका नाम भी एक पड़ गया है और उसी नाम से इसको हम जानते भी हैं।
तो इसको ध्यान से आप जब देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला है आपका का वर्ग, पहला आपका का वर्ग है। अब का वर्ग में 5 अक्षर आपके आते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। सभी जानते हैं 5 अक्षर आपके आते हैं। ये पांचों क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। ठीक, अब इनका उच्चारण कहाँ से होता है? इनका उच्चारण होता है कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ से। कंठ माने गला। का, आप देखिए का में मुंह खुला हुआ है, हवा पूरा क्या हुई? कंठ से निकल करके बाहर निकल आ रही है, यानी कंठ से निकलती है और हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो का करके आप देखें, का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें जो है हल्का सा जीभ जो है वो हल्का सा हिलता है और बाकी हवा बाहर निकल जाती है। तो मुख्य रूप से कंठ से छू करके वो आती है, इसीलिए इसका एक नाम दे दिया गया है, क्या? कंठय। कंठ से निकलने वाले वर्ण को हम कंठय कहते हैं। तो का वर्ग कहाँ से निकलता है? कंठ से। का से कंठ, का से का वर्ग। तो का वर्ग कंठ से निकलता है, क, ख, ग, घ, अंगा। किसी को डाउट? किसी को डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से आप इसको जानते हैं। अब आइए चा वर्ग। का के बाद क्या आता है? चा वर्ग। चा में भी 5 अक्षर आते हैं, चा, छा, जा, झा और इया। ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे तो कहाँ से ये आपका कंठ से निकल करके कहाँ छू रहा है? हवा आप देखेंगे तो हवा हमारे तालू से, जैसे जीभ ऊपर उठ रही है और हवा उस तालू से छू करके बाहर निकल रहा है। तालू जो होता है वो ऊपर का हिस्सा होता है। ठीक है, इसको तालू कहते हैं। तो ताल से, वहाँ तालू से छू करके जा रही है। तो तालू को छूने के नाते इसका एक और नाम हो गया तालव्य। तालव्य कह दिए इसको। क्या कह दिए? तालव्य। तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। ये तालव्य तालू को छू कर आते हैं। अब कंठ से निकल करके तालू तक गया, तालू को छुआ। ठीक, तो हो गया चा वर्ण। ठीक है, अब उसके बाद आता है टा वर्ग। टा वर्ग आप देखेंगे तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। एक कहा मूर्धा जो आपका होता है, मूर्धा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इसीलिए इनको मूर्धन्य कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा को टच करते हैं, इसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। एक चीज आपको हम दिखा दें, देखिए अब पहले क्या क्या कैसे कैसे आता है आप सब बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। 1% में कह रहा हूँ, किसी को किसी चीज को समझने में दिक्कत ही नहीं होगी। मैं आपको एक चित्र बनाता हूँ। अब ये देखिए एक चित्र है, एक महाशय हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं आपका इनका ये मुंह है इनका। ठीक, अब ये है आपका गला, ये क्या है? आपका कंठ है। ठीक, कंठ से ऐसे देखिए, ये आपका कंठ है और ये आपका तालु। ये ऊपर वाला क्या होता है? तालु। इसको कहते हैं मूर्धा। ये आपका मूर्धा है, ये है आपका तालु, ये कंठ। ठीक है, और उसके बाद आपके यहाँ आते हैं दांत। आप यहाँ दांत आएंगे।
और दांत के बाद आपका आएगा ये आपका ओंठ। अगर आप अपने मुंह में कोशिश करें तो आप देखेंगे, आप कंठ से चलिए, कंठ से चलेंगे तो आपको कौन मिलेगा? सबसे पहले तालु मिलेगा, तालु के बाद आपको मूर्धा मिलेगा। अब मूर्धा के बाद आप छुइए, जीभ से देखिए, मूर्धा के ठीक बाद क्या होगा? आपको दांत मिलेगा, और दांत के ऊपर आपका ओंठ जो है कहाँ है? दांत के ऊपर है। तो आपका जो सेटअप बना, पहले कंठ आया, उसके बाद तालु आया, उसके बाद मूर्धा आया, और उसके बाद दांत आएगा, और उसके बाद ओंठ आएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कंठ पहले आ रहा है, देख लीजिए नंबर 1 पे कंठ। कंठ से आप चलिए तो आपको क्या मिल रहा है? तालु मिल रहा है। तालु के बाद आपको मूर्धा मिल रहा है, मूर्धा के बाद आपको दांत मिलेगा, और दांत के बाद आपका ओंठ मिलेगा, यानी ओंठ सबसे लास्ट में होगा। अब ठीक यही प्रक्रिया आप अगर चाहें तो लिख ले, क च ट ता और पा वर्ग। सबसे पहले आपको क्या मिल रहा था? कंठ। तो का वर्ग कहाँ से निकलता है? कंठ से। उसके बाद तालु मिल रहा था, तो तालु से क्या निकलता है? चा वर्ग निकलता है। मूर्धा मिल रहा था, उसके बाद आप जब चल रहे थे आगे तो मूर्धा मिला, और मूर्धा से आपके टा वर्ग निकलता है। ट ठ ड ढ जो टा वर्ग है वो मूर्धा से निकलता है। ध्यान दीजिए इसको। का कंठ से, आप पहले आप देखिए चित्र में, कंठ पहले मिला तो कंठ से का वर्ग। तालु उसके बाद मिला तो चा छा जा, उसके बाद मूर्धा ट ठ डा उसके बाद मिला, और मूर्धा के बाद आपको दांत मिलता है। ठीक है, तो दांत से यानी त थ द जा जो आप देख रहे हैं वो दंत है। ता था दा धा ना, इसका जो है, इसका जो आपका है वो दंत से होता है उच्चारण इसका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। इसका एक नाम दंत भी है। और दांत के बाद क्या आता है? ओंठ आता है आपका। तो दांत के बाद जब ओंठ आएगा तो पा वर्ग प, फा, बा, भा और मा, ये आपका ओंठ से आपको निकल के आता है, इसीलिए यहाँ पे आपका ओष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ निकल के आता है तो आपका ये ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बहुत आसानी से, कहीं से कोई पूछे आपकी कहाँ निकलता है, आप एक बार फिर से अपने जीभ को देखिए। गला, आपकी जीभ गले में नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपका जीभ जो है गले से आवाज निकली, का वर्ग निकला। अब उसके बाद आपकी जीभ कहाँ पहुंचेगी? तालु में। तालु आप देख रहे हैं ऊपर, आपका तालु मिलेगा, गले की ठीक बाद तालु मिलेगा। तालु के और दांत के बीच की जो जगह होती है उसको मूर्धा कहते हैं, और मूर्धा दांत सटा हुआ है तो उसके बाद दांत आता है, और दांत के बाद ओंठ आता है। तो का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, मूर्धा में टा वर्ग, दांत में ता वर्ग, और पा यानी पा वर्ग जो है आपका ओंठ में आ गया। इस तरह से कहाँ से स्पर्श होके आपका निकल रहा है ये देख लीजिए। कंठ, यहाँ का वर्ग निकल रहा है, तालु चा वर्ग। भाई का के बाद ही चा आता है, सब लोग जानते हैं। चा के बाद यहाँ मूर्धा निकलता है, आपका टा वर्ग आ गया। इसी तरह से दांत निकलता है तो आपका ता वर्ग आ गया, और ओंठ जो है आपका यहाँ से पा वर्ग आ गया। तो मुझे लगता है कि अब आपको कहीं से कोई प्रश्न आए कि कहाँ से क्या बोला जाता है, इसमें कहीं आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक दो चीजें उस दिन हमने कल बता भी दिया था, इसमें एक होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इसमें हमने आपको कहा था माँ के बाद देखिए आपका या, र, ला और वा, ये 4 वर्ण आपके आते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, इसमें कुछ ध्यान देना ही नहीं। माँ वर्ग तक तो आपका स्पर्श व्यंजन है, और या, रा, ला, वा ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, इसी के ठीक नीचे आपके पास श, ख, श, ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ऊष्म
व्यंजन। आपको हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो ना स्वर की तरह दिखाई पड़ते हैं ना व्यंजन की तरह, यानी दोनों के बीच का एक हमको वर्ण दिखाई पड़ता है। जैसे या और वाह आप देख रहे हैं, ये तो स्पष्ट है, रा ला भी उसमें आते, तो या रा लावा आपका अंतस्थ व्यंजन हो गए। ओष्ठ माने जहां के बोलने के बाद क्या हो, इतना घर्षण उत्पन्न होता है उसके बोलने से कि मुंह से गर्मी निकल जाती। उष्ठ माने गर्मी, तो गर्मी निकलने के कारण श ख श ह जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपके बात आती है एक और चीज है स्पर्श के आधार पे ही, जैसे कह रहा श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन को हम दो भागों में और बांटते हैं। एक हम कहते हैं अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, ये बहुत आसान है। अल्प प्राण और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है वह अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वह क्या होता है, अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। महाप्राण क्या है, यानी जिससे ज्यादा वायु निकले, जिसको उच्चारण करने में ज्यादा वायु निकले उसको क्या कहते हैं, महाप्राण। महा माने ज्यादा, महा माने अधिक, बड़ा, तो ज्यादा वायु निकलेगा तो महाप्राण। ये एक्चुअली में हर अक्षर का, हर वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, ठीक है। अब ऐसे आप क्या करेंगे, अभी तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ दिन बाद भूल जाएगा, पहला था, तीसरा था, पांचवा क्या था, इस तरह से। इसके लिए आपको अंग्रेजी अक्षर के आपको वर्णों को समझना होगा, और हिंदी अक्षर के वर्ण के लिए अंग्रेजी अक्षर का वर्ण यानी अंग्रेजी वर्ण जो है किस तरह से उपयोग में आता है आपको। अब देखिए जितने भी अल्प प्राण व्यंजन है ना उसमें आपका केवल अंग्रेजी का एक अक्षर आता है। जैसे अगर हम का कहें, अब देख लीजिए यहीं पे का है, खा है, गा है, घा है और अंगा है, ठीक है। का के लिए हम के का यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, इस तरह कोई पढ़ाएगा नहीं आपको। का के लिए के का यूज करते हैं, लेकिन जब खा के लिए हमारी मजबूरी है के और एच का प्रयोग करते हैं कि नहीं, खा के लिए के एच का। अब वहीं गा के लिए फिर जी का प्रयोग करते हैं, लेकिन घा के लिए जी और एच का प्रयोग करते हैं। अंगा के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं एक अक्षर एक अक्षर एक अक्षर, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा में आप अंग्रेजी के एक एक अक्षर से आपका काम चल जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या एच जोड़ना पड़ रहा है, घा और खा के लिए एच जोड़ना पड़ रहा है। यानी अंग्रेजी के अक्षरों में भी ये महाप्राण होते हैं, जिसमें मजबूरी हमारी उसको थोड़ा ज्यादा हवा, यच माने हवा जान लीजिए निकल रहा है, ज्यादा हवा निकालनी है, वह महाप्राण हो गया। तो ख घा, इसी तरह से और ले लीजिए उदाहरण, ये तो का वर्ग था, मान लीजिए आप टा वर्ग ले लीजिए, टा, ठा, डा, ढा, हड़ा ले लीजिए। टा को आप टी से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठा से आपका लिखते हैं टी एच, डा आप लिखते हैं डी से लिख देते हैं, ढा लिखते हैं डी एच, अड़ा को आप आर से लिखते हैं या एन से लिखते हैं जो एक अक्षर के लिए। फिर आप देख रहे हैं यहाँ एच एच का प्रयोग हो गया है, यानी आप कह सकते हैं जिन अक्षरों के या जिन वर्णों का अंग्रेजी में आप देखें कि एच आ रहा है मोस्टली, उसको लिखने में हमको एच लगाना पड़ रहा है। इतना तो आपको ज्ञान है कि एच कहाँ लगाना पड़ेगा। तो अगर एच लगाना पड़ा इसका मतलब वो क्या है, महाप्राण। भाई महा माने बड़ा, तो इसमें दो अक्षर आ गया वो बड़ा हो गया है ना, तो महाप्राण हो गया। तो आप कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे आप हमसे एक पूछिए कि दा बताइए अल्प प्राण है कि, अभी 1 2 3 मत गिनिए, आप दा कोई पूछा तो दा के लिए कौन सा आप अंग्रेजी का डी प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई पूछा नहीं धा, तो धा आपके लिए डी एच प्रयोग होगा।
तो धा क्या होगा, ये महाप्राण हो गया। धा क्या होगा, ये महाप्राण हो गया। और डी यानी द डी से होगा तो ये क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। अब मुझे लगता आपको अल्प प्राण या महाप्राण अगर कहीं पे कोई प्रश्न पूछा रहे तो आपको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से तुरंत पकड़ लेंगे। आप ये भूल जाओ कि एक था कि दो था कि तीन हुआ, तीन था, एक तीन पांच था कि दो चार था, कौन में कंफ्यूजन होंगे। आप कुछ मत करिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल और सिंपल आप उठा के, जैसे आपसे कोई पूछा अच्छा बताइए झा अल्प प्राण है कि महाप्राण, अब झा जरा लिखिए तो जे लिखेंगे अयज लिखेंगे तब झा होगा, तो जे एच लिख करके झा होगा, तो इसीलिए क्या होगा, ये आपको महाप्राण हो गया। और वहीं अगर कोई कहे कि जा है तो जा के लिए क्या सिंपल जे लिख देंगे, तो यहाँ ये अल्प प्राण हो गया। अल्प प्राण और महाप्राण समझने का इससे महा रामबाण उपयोग आप इसका कर सकते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों का, कहीं आपका गलत नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से ये आपके लगभग हिंदी का आपका ये समाप्त हुआ। ठीक है, इस पे आधारित प्रश्नों की जो आपका व्याख्या है वो हम बाद में करेंगे, अगले वीडियो में आपको हम प्रश्न देंगे। ठीक है, बाकी आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिन एक्सरसाइज आपको दिया गया है वो आपको दिए जाएंगे, एक्सरसाइज आप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।